हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ पीएसआईआर ऑप्शनल यूनिट 8 का पार्ट है और जो आपका सिलेबस है उसमें ये पर्टिकुलर टॉपिक है। ये आपके सिलेबस में ही आप जाओगे तो आपको ये यूनिट का नाम मिल जाएगा। तो एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी हम कोई भी यूनिट प्रिपेयर करते हैं ऑप्शनल्स में, तो उसमें एक चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल ये यूनिट का नाम है, तो यूनिट के नाम में जितने भी टॉपिक्स आते हैं वो सारे तो हमें प्रिपेयर करने ही हैं, क्योंकि उनमें से ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। अभी मैं आपको आगे ना क्वेश्चंस भी दिखा दूंगी कि फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में से टॉपिक में से क्वेश्चन पूछ लिया, फिर लिबरलिज्म में से अलग है, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फासिज्म, गांधीज्म, फेमिनिज्म, सब में से मतलब अलग अलग क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो ये ना एक ये चीज़ रहती है कि फिर बाद में ये नहीं होना चाहिए कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आ गया या क्वेश्चन हमें नहीं पता था। तो एक बहुत ही ऑब्वियस चीज़ होनी चाहिए कि जो सिलेबस में एटलीस्ट टॉपिक्स में लिखे हैं ना, वो टॉपिक्स का आपको ये तो पढ़ के जाना ही है। इस पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, तो इसका इंट्रोडक्शन क्या, डेफिनेशन या क्या होता है, इसमें थिंकर्स के व्यूज़, ये सब चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा डालोगे, इनकी क्रिटिसिज्म, फिर कंक्लूजन क्या होना चाहिए। तो ये कुछ आपके पॉइंटर्स आएंगे जो आपको यहाँ पर ध्यान रखने होंगे। तो एक हम पढ़ेंगे कि जो सिलेबस में क्या है, तो वो टॉपिक्स हमें प्रिपेयर करके जाने हैं। दूसरे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हमारे, क्योंकि मोस्टली हर एक ऑप्शनल के साथ यही है, आप एक बार 40 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखोगे। हम पीएसआईआर ऑप्शनल में पिछले 40 साल के क्वेश्चंस कवर करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे क्वेश्चन सारे रेपिटेटिव नेचर के ही रहते हैं, सब क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, कोई क्वेश्चन तो वर्ड टू वर्ड रिपीट हो जाते हैं। तो इसी वजह से दो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, एंड मैं आपको बता रही हूँ फैक्ट है ये चीज़। इसके अलावा आपको कुछ और करने की नीड ही नहीं है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इतना भी कर लोगे ना, पिछले 40 साल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत होते हैं। आप सिर्फ सिलेबस पढ़ो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, काफ़ी है उतना, उससे ज़्यादा की नीड है नहीं। क्योंकि अगेन आप इधर उधर जाके प्रिपेयर करोगे या फिर आप ऐसे ही रैंडमली कोई टॉपिक उठाओगे उसको प्रिपेयर करोगे, उसमें क्या है, वो टाइम वेस्टिंग भी चीज़ है। फिर जो चीज़ आनी नहीं है या पूछी नहीं जाएगी या फिर जिसके चांसेस बहुत कम है, उसको प्रिपेयर करने से बेटर है जो 90% आपको पता है, जो 90% पेपर आपका कवर कर देगी, वो प्रिपेयर करके जाओ। उससे क्वेश्चन आएंगे भी, तो पहले आप वो पार्ट प्रिपेयर करो जिससे क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आएंगे ही आएंगे, जो कि है सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है जो आएगा ही आएगा, जो कि 40 साल में रिपीट भी हो रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये है। तो जैसे अभी हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो लिबरलिज्म वगैरह ये सारे पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे अलग अलग वेबसाइट्स पे ना अलग अलग चीज़ें दी होती हैं, सिलेबस अलग अलग दिया होता है, तो आप ना सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही लेना, क्योंकि कई वेबसाइट्स पे कुछ टॉपिक्स गलत भी दिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है आपका ऑफिशियल सिलेबस, तो इसमें आप देखोगे पीएसआईआर ऑप्शनल में पेपर 1 में, तो दिस इज यूनिट 8, ठीक है, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। इसमें ये टॉपिक्स आप देख लो, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फासिज्म, गांधीज्म, फेमिनिज्म, ये टॉपिक्स हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। अब मैं आपको इनके ना क्वेश्चंस भी दिखा देती हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। तो जैसे हम लोग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देखते हैं। डिफाइन आइडियोलॉजी, क्रिटिकली एग्जामिन द एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट, 2001 का क्वेश्चन है। फिर 2011 में क्वेश्चन पूछा गया, एग्जामिन द डिबेट ऑन द एंड ऑफ आइडियोलॉजी। फिर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, कमेंट एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट। मतलब सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग दिख रहा है आपको इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है। तो वही सेम रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। तो इधर उधर जो लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं कि भाई क्वेश्चन नए आ जाते हैं या कुछ रिपीट नहीं होता, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, वर्ड टू वर्ड भी रिपीट होते हैं, और हर एक यूनिट में यही सेम चीज़ है। और थिंकर्स का जो लोग इतना ज़्यादा गा रहे हैं कि थिंकर्स वाली यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंट होती हैं, आई एग्री। तो जैसे आपके जो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनमें से एक क्वेश्चन आ जाता है, और एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनमें से एक क्वेश्चन आ जाता है, और बहुत ही सिंपल, क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी वही क्वेश्चन रिपीट होके आए हैं। तो ऐसा भी नहीं है थिंकर्स में बहुत ज़्यादा पढ़ना है कुछ, ऐसा भी नहीं है। तो जो चीज़ ऑलरेडी दी हुई है, अभी आप इसमें बोलोगे कि ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन हो गए, तो 3 नहीं है ना, क्वेश्चन तो एक ही है ना, इसमें एक पार्ट आइडियोलॉजी का और ऐड हुआ है, अदरवाइज क्वेश्चन तो वही है, एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट ही तो पूछा हुआ है। तो क्वेश्चंस वही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है क्वेश्चंस करने के लिए। अगर आप सिलेबस PYQs पे स्टिक करोगे तो एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा,
ठीक है, तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से हम स्टार्ट करते हैं। अब ये डायग्राम है, आप इसको देख के समझ जाओगे कि मॉडरेट्स जो हैं वो सेंटर के व्यू है, बाकी ये वाली लेफ्ट आइडियोलॉजीज हैं, ये राइट आइडियोलॉजीज है। लेफ्ट आइडियोलॉजीज में क्या होती हैं, लिबरल आएगा और एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। राइट में आप जाओगे तो कंजर्वेटिव और फासिस्ट आइडियोलॉजी, ये राइट आइडियोलॉजीज हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले सिंस पहला क्वेश्चन ये पूछा हुआ है डिफाइन आइडियोलॉजी, तो हम आइडियोलॉजी की डेफिनेशन पहले हम डिस्कस करेंगे। तो आइडियोलॉजीज होती क्या है, तो ये जो वर्ड है आइडियोलॉजी, इसका मतलब होता है बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ आइडियाज। इसको आप ये भी कह सकते हो कि साइंस ऑफ आइडियाज भी आप कह सकते हो। तो ये बेसिकली साइंस ऑफ आइडियाज होते हैं। और ये जो वर्ड है आइडियोलॉजी, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के आसपास ये आया था और एंटोनी टार्सी ने इसको कॉइन किया था। तो ये एक फ्रेंच एनलाइटनमेंट फिलोसोफर है, उन्होंने ये कॉइन किया था और इन्होंने 1796 में इसको साइंस ऑफ आइडियाज कहा था, जो कि है एक रैशनल कलेक्शन ऑफ आइडियाज। ऐसे नहीं कि कोई भी आइडियाज उठ के आ गए कि आपको कुछ भी माइंड में आया कि हाँ ये आइडिया होने चाहिए और हम इस चीज को, इस आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे, तो वो चीज नहीं होती है। एक रैशनल कलेक्शन ऑफ आइडियाज होते हैं जिसमें लॉजिक होता है, एज अपोज टू इरेशनल इम्पल्सेस ऑफ द मॉब, के लोगों ने कुछ भी सोच लिया इरेशनली कि हम ये फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं होता है। कुछ लॉजिक होता है उसके पीछे कि आप कोई आइडियोलॉजी फॉलो करते हो। ठीक है, तो आइडियोलॉजी होती है कोहेरेंट सिस्टम ऑफ आइडियाज जो कि कुछ बेसिक अजम्पशंस पर रिलाई करती हैं, जिसका फैक्चुअल बेसिस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये इसका मीनिंग है। ठीक है, कि यहाँ पर दो लोग दिखाए हुए हैं, किसी के एक लेफ्ट आइडियोलॉजी का, एक राइट आइडियोलॉजी का, और सबका अपना अपना एक अलग सिस्टम ऑफ आइडियाज है जिसका कोई फैक्चुअल बेसिस हो भी सकता है और अगेन नहीं भी हो सकता। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर आपको जरूर बताना चाहूंगी कि जैसे हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की बात करते हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का रोल क्या होता है। आइडियोलॉजी तो आपने समझ लिया, अब जब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आती है तो उसका एक रोल होता है बेसिक, कि वो कुछ सेट ऑफ आइडियाज इस्टेब्लिश करते हैं जिसको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन बनने में हेल्प हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से जितनी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं उनके 3 स्पेसिफिक फीचर्स तो होते ही होते हैं। पहला फीचर होता है कि एक रियलिस्ट इंटरप्रिटेशन होती है, रियलिस्ट इंटरप्रिटेशन होती है सोसाइटी की, कि जो भी सोसाइटी आज की डेट में है उस सोसाइटी का आप एक रियलिस्ट इंटरप्रिटेशन आप दे दो। पहली चीज ये होती है। दूसरी क्या होगी, जब एक में रियलिस्ट आ गया तो दूसरे में क्या होगा, आइडियलिस्ट। तो एक होती है आइडियलिस्ट इंटरप्रिटेशन, कि ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए, एक आइडिया ऑफ सोसाइटी, जो ऐसी सोसाइटी, एक आदर्श सोसाइटी की कैसी होनी चाहिए, वो आइडियलिस्ट इंटरप्रिटेशन होती है। तीसरी चीज होती है एक एक्शन प्लान जरूरी है, कि आपको कोई भी आइडियोलॉजी फॉलो करनी है तो उसके लिए एक एक्शन प्लान होना चाहिए कि कैसे ऐसी सोसाइटी बनाई जाए जिसपे सारे सिटीजन की नीड्स और वांट्स पूरे हो जाएं। ठीक है, तो ये एक एक्शन प्लान का होना जरूरी होता है, एक प्लान ऐसा जिससे नंबर 1 से आप नंबर 2 पे जा पाओ। ठीक है, वो जरूरी है। तो ये जो पॉलिटिकल साइंस है आइडियाज का, जिसमें पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को भी इसी तरीके से डिफाइन भी किया जाता है कि एक पॉलिटिक्स का एक सिस्टम ऑफ बिलीव्स है, या सोसाइटी या कोई सोशल क्लास या एक ग्रुप ऑफ पीपल, कोई भी वर्ल्ड के लिए उनके व्यूज क्या हैं, उनका व्यू पॉइंट क्या है, या क्या ऐसी आइडियोलॉजी वो फॉलो करना चाह रहे हैं, या पॉलिटिकल आइडियाज होते हैं उसमें इन्वॉल्व जो कि किसी भी क्लास के या सोशल इंटरेस्ट के आसपास काम करते हैं, उनको आर्टिकुलेट करते हैं। और एक ऐसा पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन जो कि एक मोनोपोली ऑफ ट्रूथ सेट करता है, असर्ट करता है। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज ऑल इन ऑल होती क्या है, तो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो होती है वो एक सेट ऑफ एथिकल आइडियाज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, डॉक्ट्रिन्स, मिथ्स, या फिर किसी सोशल मूवमेंट या इंस्टीट्यूशन क्लास या किसी बड़े ग्रुप का सिंबल है। ठीक है, तो यही होते हैं, एक सेट ऑफ आइडियाज है, ये तरीके के आइडिया, ये सब तरीके के, ये एक सेट ऑफ आइडियाज हो गए। ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे सोसाइटी को काम करना चाहिए, और एक सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एक पॉलिटिकल और कल्चरल ब्लूप्रिंट बना के ये देता है। तो ब्लूप्रिंट का होना जरूरी होता है कि ये एक्सप्लेन करता है सबसे पहले अभी सोसाइटी काम कैसे करेगी। ठीक है, और ये सोसाइटी काम करने के लिए एक सोशल ऑर्डर बनाने के लिए काम कर रही है सोसाइटी, और इस सोशल ऑर्डर के बनने के लिए कैसे बनेगा ये सोशल ऑर्डर, उसका अब आप बनाओगे एक पॉलिटिकल और कल्चरल
ब्लूप्रिंट, जिससे आपको क्लैरिटी होगी कि ये सोसाइटी बनने के लिए जो सोशल ऑर्डर लगेगा, जो सोशल ऑर्डर एंड में बनेगा, उस सोशल ऑर्डर के लिए ये हमें ब्लूप्रिंट चाहिए, ये काम करने पड़ेंगे। तो आइडियोलॉजीज जो होती हैं वो खुद को कैसे आइडेंटिफाई करती हैं? पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में उनकी पोजीशन से। एग्जाम्पल, कोई लेफ्ट आइडियोलॉजीज होती हैं, राइट आइडियोलॉजीज होती हैं, सेंट्रल आइडियोलॉजीज होती हैं, जो कि मैंने आपको भी दिखाई हुई थी। तो कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के। बहुत सारे तरीके की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज होती हैं, जैसे कि एनार्किज्म है, अथॉरिटेरियनिज्म है, कम्युनिज्म है, डेमोक्रेसी है, एनवायरमेंटलिज्म है, फासिज्म, नाजिज्म, फेमिनिज्म, लिबरलिज्म, नेशनलिज्म, पॉपुलिज्म। रिलीजियो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं, सोशलिज्म है, ऐसे आगे फंडामेंटलिज्म भी आती है, ऑल दो आइडियोलॉजी, ठीक है। मल्टीकल्चरलिज्म है आइडियोलॉजी, देन इकोलॉजिज्म है। ये तरीके की आइडियोलॉजीज हैं, तो बहुत सारी, कंजर्वेटिज्म वगैरह बहुत सारी आइडियोलॉजीज हैं। तो ऑल्दो हम लोग उन आइडियोलॉजीज पे ज़्यादा फोकस करेंगे, बाकियों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, बट उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे जो आपके सिलेबस का पार्ट है, जो सिलेबस की हेडिंग्स में मेंशन की गई है ना, उसको हम सबसे पहली प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि अगेन जो सिलेबस का पार्ट है वो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो ही जाता है ना। तो ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमें हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी भी होती हैं जो कि एक सर्टन आइडियोलॉजी को बहुत ही डिलीजेंटली फॉलो करती हैं, कि मतलब बहुत ही ज़्यादा लगन से, बहुत डेडिकेशन से फॉलो करती हैं कि भाई ये आइडियोलॉजी जो है वो हमारे लिए एक पक्की आइडियोलॉजी, अब ये सेट हो गई है, हम इसी को ही फॉलो करेंगे। ऑन दी अदर हैंड कुछ आइडियोलॉजीज ऐसी भी होती हैं, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड आइडियोलॉजी से ही इंस्पिरेशन लेते हैं कि ठीक है, हर एक आइडियोलॉजी में कुछ कुछ एक अच्छे पॉइंट्स हैं, कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं, तो हर एक आइडियोलॉजी का कुछ पॉजिटिव्स उठा के अगर हम उन चीज़ों को फॉलो करें तो वो बेटर रहेगा। तो सबका अपना अपना एक व्यू पॉइंट होता है। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का ऑल इन ऑल यहाँ पर कहने का मतलब है कि दो तरीके के डायमेंशन होते हैं। पहला होता है गोल्स, कि कैसे सोसाइटी को ऑर्गेनाइज होना चाहिए, कि ठीक है हमने एक आइडियोलॉजी के हिसाब से हम क्या सेट कर रहे हैं कि एक सोसाइटी को कैसा होना चाहिए, सोसाइटी कैसे काम करे, ये हमने किससे सेट किया कि हम ऐसा चाहते हैं, ये हम आइडियोलॉजी के बेसिस पर चाहते हैं कि ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए। बट वो सोसाइटी को ऑर्गेनाइज कैसे करें ये कौन बताएगा? तो ये गोल अचीव करने के लिए ये एक पहला डायमेंशन होता है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का। दूसरा डायमेंशन होता है मेथड्स, कि अब इस गोल को अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, दूसरा गोल कैसे अचीव करें ऐसी सोसाइटी बनाने के लिए, ये दो चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो मेथड्स एंड गोल्स दो चीज़ें। जनरली जो हर एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है उसमें कुछ ऐसे आइडियाज़ होते हैं जो कि मानते हैं कि बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यही हो सकती है, ठीक है। कि हर आइडियोलॉजी ऑब्वियसली यही मानती है कि हमारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कि कुछ ये मानते होंगे कि ऑटोक्रेसी जो है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कुछ ये मानते हैं डेमोक्रेसी हमारी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और बेस्ट इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो यही है पर्टिकुलर जो हम फॉलो कर रहे हैं। जैसे कुछ कहते हैं कि कैपिटलिज्म बेस्ट है, कुछ कहेंगे सोशलिज्म बेस्ट है। तो जो भी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को बहुत डिलीजेंटली फॉलो करते हैं तो वो ये अपनी आइडियोलॉजी के साथ ही स्टिक करते हैं कि हाँ यही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ट है या यही इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ट है, ठीक है। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बेसिस पर ही वो लोग ये सब चीज़ें डिसाइड करते हैं। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो एक ऐसी टर्म है जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं, इसी वजह से इसको कहते हैं द मोस्ट इल्यूसिव कंसेप्ट इन द होल ऑफ सोशल साइंस। डॉक्टर डी मैकेलन की ये पर्टिकुलर वर्क था 1986 का आइडियोलॉजी, जिसमें उन्होंने ये बात की थी कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मोस्ट इल्यूसिव कंसेप्ट है इन द होल ऑफ सोशल साइंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात थी कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बेसिकली एक बेसिस क्या होता है उसका, किस बेसिस पे बनती है। इल्यूसिव का मतलब होता है कि बेसिकली कि आसानी से ना मिलने वाला या आसानी से ना पकड़ में आने वाला, ठीक है। तो मोस्ट इल्यूसिव कंसेप्ट, आसानी से नहीं समझा जा सकता। अब कुछ थिंकर्स हैं जिनके व्यूज़ हैं इस चीज़ पर, जैसे कि जो मैंने आपको बताया एंटोनी ट्रेसी का ने ये टर्म निकाला था साइंस ऑफ आइडियाज। दो तरीके के दो चीज़ों को बेस बनाकर ये साइंस ऑफ आइडियाज टर्म निकाला गया था। पहली चीज़ है कि ऐसी सेंसेशंस जो कि जब भी लोग मटेरियल वर्ल्ड से इंटरेक्ट करते हैं तो वो कुछ तो एक्सपीरियंस करते होंगे, तो वो सेंसेशंस जो एक्सपीरियंस करते हैं
उनसे वो साइंस ऑफ आइडियाज निकल के आते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस that people gain when they interact with the material world, so those sensations are signs of ideas। ठीक है, वो बनाते हैं। फिर एक ऐसे आइडियाज जो कि लोगों के माइंड में बन जाते हैं उन सेंसेशंस की वजह से, कि मान लो मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया, कुछ सेंसेशंस हुई और उनकी वजह से मेरे माइंड में कुछ आइडियाज बन गए, तो उसी को ही हम साइंस ऑफ आइडियाज कहेंगे। तो इन दोनों बेसिस पर ये साइंस ऑफ आइडियाज का जो टर्म है ये डिराइव किया गया है। मार्क्स का भी एनालिसिस है जिसमें वो आइडियोलॉजी को एक सिस्टम ऑफ फॉल्सहुड्स की तरह देखते हैं, कि आइडियोलॉजी जो है वो सिस्टम ऑफ फॉल्सहुड्स है। क्यों? क्योंकि मार्क्स के हिसाब से ये एक डेलिबरेटली प्रोमलगेटेड सिस्टम है जो कि रूलिंग क्लास ने निकाला है अपनी खुद की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। तो मार्क्सिस्ट का एक बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर मॉडल है, जो कि हम जब मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी डिस्कस करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे। तो बेस और सुपर स्ट्रक्चर मॉडल में बेस क्या है कि जो भी प्रोडक्शन और मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसका जो रिलेशन है वो उसे हम कहेंगे बेस, जबकि सुपर स्ट्रक्चर क्या है, जो भी डोमिनेंट आइडियोलॉजी एक जगह चल रही है वो सुपर स्ट्रक्चर कहलाती है। जैसे कि मान लो अगर कहीं पर रिलीजियस या लीगल या पॉलिटिकल सिस्टम्स में कहीं भी जो भी डोमिनेंट आइडियोलॉजी चल रही है उसको हम सुपर स्ट्रक्चर कहेंगे। तो बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर की जो थ्योरी है, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन या प्रोडक्शन के बीच का रिलेशन, और फिर आइडियोलॉजी वहां पर कौन सी चल रही है, ये पूरा जो सिस्टम है बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर मॉडल है। ये इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जब देखोगे मार्क्स के तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था। और मार्क्सिस्ट व्यू पॉइंट, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि क्वेश्चन उससे लगातार पूछा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है तो ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स है आइडियोलॉजी के, तो कुछ ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एक तो लॉजिकली कोहेरेंट होनी चाहिए आइडियोलॉजी। दूसरी चीज, एक्शन की तरफ कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करनी चाहिए आइडियोलॉजी को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रैंडम आइडियोलॉजी कहीं से भी उठ के आ गई है, रैंडम थॉट्स आ गए हैं कि ये पर्टिकुलर आइडियोलॉजी हम फॉलो करेंगे, उसके पीछे कोई आपका कोई व्यू पॉइंट नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हर एक आइडियोलॉजी आप जो भी फॉलो कर रहे हो सकता है कि एक आइडियोलॉजी एक पर्टिकुलर जगह के हिसाब से बेस्ट हो, जबकि दूसरी जगह के हिसाब से वही सेम आइडियोलॉजी फिट ना हो पाए, या एक इकोनॉमिक सिस्टम एक जगह के हिसाब से बढ़िया हो जबकि दूसरे जगह के हिसाब से वो इकोनॉमिक सिस्टम फिट ना हो पाए, है ना। तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं लोगों के। तो इसी वजह से जो भी एक्शन आपको लेना है उसके पीछे एक गाइडेंस प्रोवाइड होना जरूरी होता है। कोई भी आइडियोलॉजी हो, आपका कुछ तो एक मोटिव होना चाहिए, कुछ गाइडेंस होना चाहिए कि कैसे ये आइडियोलॉजी फुलफिल हो सकती है। एक सेट ऑफ बिलीव्स या फिलॉसफीज हैं जो कि एक पर्सन या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल को एट्रीब्यूट करता है। फिर यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक प्रूवन बेसिस या यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होनी ही चाहिए। हो सकता है ये सेम एग्जाम्पल कि हो सकता है किसी जगह पर ये आइडियोलॉजी फिट हो, किस जगह पर ना भी हो, ठीक है ना। तो कोई इट मे और मे नॉट हैव एनी प्रूवन बेसिस और यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। इसी वजह से आइडियोलॉजीज जो है वो नेसेसरली राइट भी नहीं होती और रॉन्ग भी नहीं होती, क्योंकि हो सकता है ये वाले लोग इसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को कहें कि हाँ हमारे लिए तो ये बेस्ट है, तो इसी वजह से ये सबके लिए बेस्ट हो, बट ये वाले लोगों के हिसाब से ये आइडियोलॉजी फिट नहीं हो रही है तो ये नहीं मानेंगे उसको बेस्ट, है ना। अब इट सर्व्स एज द सीड अराउंड विच फर्दर थॉट ग्रोज। ठीक है, कि मान लो अभी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी मैंने सोची, अब अगर एक आइडियोलॉजी मैं डिलीजेंटली ये सोच के फॉलो करने लग गई तो उसके बाद ये आइडियोलॉजी जो है वो हर तरफ, हर एक एस्पेक्ट में, हर एक फील्ड में यही आइडियोलॉजी ग्रो करेगी। तो ये एक ऐसा सीड है जिसमें बाकी सारी चीज़ें अब ग्रो करेंगी इसी के हिसाब से, इसी में से निकल के। अब यह आइडियोलॉजी ऐसी भी होनी चाहिए जो कि एक सोशल ग्रुप या क्लास के द्वारा एक्सेप्टेड भी हो, और एक एक्शन ओरिएंटेड सेट ऑफ बिलीव्स होती है ये। ठीक है, तो ये आपका था आइडियोलॉजी का। अब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल थ्योरी में डिफरेंस क्या हुआ? तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है बेसिकली एक ऐसी पैशनेट सर्च है बेटर सोसाइटी के लिए। एक सोसाइटी होनी कैसी चाहिए, कौन सी आइडियोलॉजी हम ऐसी फॉलो करें जिसके वजह से हम या जिसके बेसिस पर हम एक बेटर सोसाइटी बना पाएं। तो बहुत सारी आइडियोलॉजीज आई, फिर मार्क्सिज्म, लिबरलिज्म, नेशनलिज्म के हमारी आइडियोलॉजी बेस्ट है या ये आइडियोलॉजी हमें फॉलो करनी चाहिए। बहुत तरह तरह की आइडियोलॉजीज आई जिसमें अलग अलग व्यू पॉइंट्स थे सबके अपने अपने। मार्क्सिज्म कुछ कहते थे, लिबरलिज्म कुछ, नेशनलिज्म कुछ। ऑन दी अदर हैंड जो पॉलिटिकल थ्योरी होती है वो एक डिसइंटरेस्टेड सर्च मानी गई है एक बेटर सोसाइटल या फिर पॉलिटिकल अरेंजमेंट के लिए,
कि एक सोसाइटी या फिर पॉलिटिकल अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, उसके लिए एक थ्योरी बना दी गई है, जिसमें आप कह सकते हो कि एक एक्शन इन्वॉल्व नहीं है, जबकि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऐसी चीज़ होगी जिसमें एक्शन इन्वॉल्व होगा, जिसमें बेटर सोसाइटी बनाने के लिए एक पैशनेट सर्च होगी। तो यहाँ पर दो वर्ड्स के बीच का डिफरेंस है, पैशनेट सर्च, डिसइंटरेस्टेड सर्च। तो आपको ये की वर्ड्स ध्यान में रखने हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एक जनरल और वाइडर कंसेप्ट है। ऑन द अदर हैंड पॉलिटिकल थ्योरी एक बहुत ही स्ट्रिक्ट अधेरेंस टू सेंट्रल सर्टेन प्रिंसिपल्स है कि हम ये पर्टिकुलर पॉलिटिकल थ्योरी के हिसाब से चलेंगे। एक पॉलिटिकल थ्योरी आप कभी भी पढ़ते हो, मान लो मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी है, तो ये क्या है, बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स इसके होंगे, ठीक है, वो उसी पर ही अडेयर करेंगे। जबकि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है वो एक जनरल कंसेप्ट हो गया, एक वाइडर कंसेप्ट हो गया, अलग अलग तरीके की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हो गई। हाउएवर कुछ ऐसे सिमिलर टर्म्स रहते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज और पॉलिटिकल थ्योरीज के लिए। एग्जांपल लिबरलिज्म है, सोशलिज्म है, इवन मार्क्सिज्म भी है। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि ये सारी आइडेंटिकल एंटिटीज हो गई या सेम हो गया, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आइडियोक्रेसी आता है। अब आइडियोक्रेसी क्या होता है? आइडियोक्रेसी एक ऐसी गवर्नेंस है स्टेट की जिसमें एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के प्रिंसिपल्स यहाँ पर फॉलो होंगे, ठीक है। कि मान लो आपकी स्टेट जो है वो कैसे गवर्न होनी चाहिए, स्टेट आपकी कैसे चलेगी, ठीक है, तो कैसे चलेगी में कौन से पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के प्रिंसिपल्स उसमें फॉलो होंगे ऐसे स्टेट को चलाने के लिए, उसको हम कहेंगे आइडियोक्रेसी। सो इट इज द गवर्नेंस ऑफ अ स्टेट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टेट को अगर मार्क्स के तरीके से चलाना चाह रही हूँ तो वैसे चलेगी, लिबरल तरीके से चलाना चाह रही हूँ तो वैसे चलेगी, ठीक है। तो वो आइडियोक्रेसी उसी को कहते हैं, गवर्नेंस ऑफ अ स्टेट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। ये भूलना नहीं प्लीज। पर जब एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एक डोमिनेंट फीचर बन जाती है गवर्नमेंट का, उसको हम आइडियोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। कि अब ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के हिसाब से गवर्नमेंट चलेगी, उसको आइडियोक्रेसी कहते हैं। तो ये एक गवर्नमेंट बेस्ड ऑन मोनेस्टिक आइडियोलॉजी है, जो कि अथॉरिटेरियन स्टेट से डिफरेंट है। अथॉरिटेरियन स्टेट एक अलग चीज हो जाती है, जबकि मोनेस्टिक आइडियोलॉजी यहाँ पर मोनेस्टिक आइडियोलॉजी को बेस बनाकर यहाँ पर गवर्नमेंट चलाई जाती है, ठीक है। अथॉरिटेरियन स्टेट से ये अलग है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर और लिमिटेड पॉलिटिकल फ्रीडम से कैरेक्टराइज्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसी बारे में बात की गई है, ठीक है। मोनेस्टिक क्या होता है? मोनेस्टिक बेसिकली एक ऐसी फिलॉसफी होती है जहाँ पर एक जैसे मान लो कोई चीज़ कहाँ से निकल के आ रही है, ओरिजिन ऑफ ऑल थिंग्स, यूनिटी ऑफ द ओरिजिन ऑफ ऑल थिंग्स, मोनेस्टिक उसको कहते हैं, ठीक है। कि जितनी भी एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं वो एक अपने पर्टिकुलर सोर्स पर जाकर मिलती हैं, और ये सारी अपने पर्टिकुलर सोर्स से डिफरेंट भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही है कि सिर्फ यूनिटी ऑफ ओरिजिन नहीं आना चाहिए, बल्कि यूनिटी ऑफ सब्सटेंस और एसेंस में आना चाहिए, उसको मोनेस्टिक कहते हैं। तो ये एक मोनेस्टिक आइडियोलॉजी जो है उसी पर ही बेस्ड है। नेक्स्ट, क्रेन ब्रिंटन ने द एनाटमी ऑफ रेवोल्यूशन इनका वर्क था, उसमें ये कहा था कि जो कोई भी नई आइडियोलॉजी होती है वो तब स्प्रेड करती है जब वो एक एक्सट्रीम आइडियोक्रेसी की फॉर्म में पहुंच जाती है, या फिर एक पुरानी आइडियोलॉजी से वो मेल नहीं खाती या फिर सहमत नहीं होती, ठीक है। कि यहाँ पर यही सेम चीज़ यहाँ पर बात की गई, क्रेन ब्रिंटन ने ये कहा था। तो उसी वजह से अगर मान लो आपकी कोई आइडियोलॉजी चलती हुई आ रही थी, मान लो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी आपकी चलती आ रही थी, अब आप सोच रहे हो कि यार लिबरल आइडियोलॉजी होनी चाहिए। अब लिबरल आइडियोलॉजी आपके माइंड में तो आ गई, ठीक है, कि एक एक्सट्रीम आइडियोक्रेसी चल रही थी यहाँ पर मार्क्सिज्म की, पर आप यहाँ पर ये चाह नहीं रहे थे, आप इससे खुश नहीं थे, या फिर आपने लिबरल आइडियोलॉजी आपके दिमाग में आई कि यार ये बेटर है, ये नहीं होनी चाहिए थी पुरानी वाली। तो अब इस चीज़ से निजात पाने के लिए, पुरानी आइडियोलॉजी से निजात पाने के लिए आप कुछ एक्शन लोगे, तो वो एक्शन जो है वो आइडियोक्रेसी के प्रति या आइडियोक्रेसी की तरफ एक रिएक्शन माना जाता है, और उस रिएक्शन को आप कहोगे रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन उसके बाद निकल के आएगा जब एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से आप सहमत नहीं होगे, ठीक है। तो ये था हमारा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, हमने समझी। अब कुछ टर्म्स होती है जिसके मतलब आपको समझने पड़ते हैं। तो आइडियोक्रेसी का मतलब आप समझ के चलना, मोनेस्टिक आइडियोलॉजी पर बेस्ड गवर्नमेंट क्या होती है उसका मतलब समझ के चलना, कि मोनेस्ट क्या होते हैं उस वर्ड से आप निकालना कि ये लोग मानते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक ही बीइंग होता है, कि बाकी जो
फॉर्म ऑफ रियलिटीज़ हैं वो या तो मोड्स हैं उसी फॉर्म के या फिर उसी से मेल खाते हैं, आइडेंटिकल हैं, तो ये सब होता है मोनिज्म कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। फिर कुछ थिंकर्स पर्सपेक्टिव आपको ध्यान में रखने हैं। फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वर्सेस पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, और जो कि ये कीवर्ड्स हैं पैशनेट एंड डिसइंटरेस्टेड, इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर मॉडल आप मार्क्स का यहाँ पर कोड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ेंगी जब भी आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पढ़ रहे हो। तो इससे आपका जो आइडियोलॉजी वाला जो पार्ट था वो कवर हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एंड ऑफ आइडियोलॉजी देखेंगे कि ये क्या होती है एंड ऑफ आइडियोलॉजी। ऑल्सो वन मोर थिंग, synopsisiis.in या वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पर ऑप्शनल कोर्सेज में आपको PSIR ऑप्शनल कोर्स मिल जाएगा। ये पर्टिकुलर लेक्चर PSIR ऑप्शनल कोर्स का पार्ट है। तो जो भी आपको डिटेल चाहिए या इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग दी ऑप्शन, सो यू कैन टेक इट फ्रॉम हेयर। ठीक है, कोई आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट चाहिए तो यहाँ पर आप फ्री मटेरियल सेक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर सबसे ऊपर एंड में, तो फ्री मटेरियल सेक्शन पे आप क्लिक करना, यहाँ से ये डाउनलोड कर लेना। पिछले 40 साल के क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। तो ये 40 साल के क्वेश्चन आप देखोगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, किस तरीके से रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, या तो क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड रिपीट हो रहे हैं या फिर टॉपिक भी रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके अलावा कहीं बाहर से कोई क्वेश्चन नया बन के कभी भी नहीं आ रहा है। इनफैक्ट इंटरनेशनल रिलेशन तक में भी कोई नया क्वेश्चन नहीं आता है। करंट अफेयर्स ठीक है जो चल रहे हैं वो पहले भी चल ही रहे थे करंट अफेयर्स, उसका अपडेशन हो गया बस, तो वही करंट अफेयर दोबारा भी आए हुए हैं। तो इनफैक्ट करंट अफेयर्स तक रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ नया नहीं है, कुछ ऐसी बात नहीं है। इनफैक्ट आप देख सकते हो जब एनालिसिस किया था, अभी जो पेपर आया था 2022 का, उसका एनालिसिस हम लोगों ने किया था, तो उसमें आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस पूरे रिपीट हुए हैं पूरे। तो आपको ये चीज़ पढ़नी है, ध्यान रखनी है। इजी कंटेंट है, पढ़ के जाओ अपना और क्लियर होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।